ओम नमस्ते। बेसीमा आर्य के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये आज मैं 11वीं क्लास सिविक्स की क्लास ले रही हूँ। 11वीं क्लास का सिविक संविधान, ठीक है, आई मीन नागरिक शास्त्र की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चों मैं कक्षा 11 में जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, कक्षा 11 में आपके दो खंड हैं नागरिक शास्त्र में। एक आपका बनता है संविधान वाले पोर्शन से, और दूसरा बनता है आपके थियरी वाले से, राजनीतिक सिद्धांत वाले से। तो संविधान वाले पोर्शन में पहला चैप्टर आपका संविधान क्यों और कैसे, दूसरा जो है संविधान में अधिकार, और उसी में आपका नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, दूसरा मूल कर्तव्य भी आ जाएंगे उसी में। तीसरे चैप्टर में आपका जैसे चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें इलेक्शन कमीशन है और उसका मतलब किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है, हमारे यहाँ चुनाव कैसे होते हैं, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, ये सब आएगा। चौथे में आपके सरकार के अंगों का वर्णन किया गया है, चौथे पांचवें और छठे चैप्टर में। तो चौथे में आपका कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका क्या है और कैसे बनती है। तो कार्यपालिका का क्या काम है, जो विधायिका जो कानून बनाती है उसको लागू करती है कार्यपालिका। पांचवा चैप्टर आपका विधायिका का, और छठा आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान, जबकि सिलेबस में सरकार के अंगों का वर्णन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले विधायिका आती है, क्योंकि वो कानून बनाती है। सब विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना। तो सबसे पहले हमारा ये चैप्टर होना चाहिए था, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए था कि चौथा चैप्टर आपका विधायिका होती है और पांचवा कार्यपालिका और तीसरा छठा आपका न्यायपालिका। कोई नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, नहीं तो अपने स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। सरकार के अंगों पे जो हम चर्चा करेंगे, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, इन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जो भी कानून बनते हैं उनको ना मानने वालों को दंड देती है न्यायपालिका, और अपने यहाँ पूरी न्यायिक व्यवस्था को देखती है। तो इसको हम जो है आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर सातवां हमारा संघवाद आ जाता है। देखिए, शासन के दो रूप पाए जाते हैं, एक संघात्मक और एक एकात्मक। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का अपने यहाँ है, भारत में भी है। तो वही हमारे सिलेबस में भी है, तो आगे हम उसको करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है सातवां, फिर हमारा जो 8वां चैप्टर है वो जो हमारी स्थानीय सुशासन के ऊपर है, जिसमें कि हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, उनको पढ़ेंगे। 9वें में हमारा जो है दर्शन आ जाता है, ठीक है। 9वें चैप्टर में हमारा आ जाएगा राजनैतिक दर्शन, जो मतलब भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, या फिर संविधान एक जीवांत दस्तावेज। 9 है संविधान एक जीवांत दस्तावेज, और 10वां है राजनीतिक दर्शन। इसी तरीके से खंड खा में हमारा शुरुआत होगी राजनीतिक सिद्धांत से। व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थियरी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये हमारे खंड खा का है। बच्चों समझ लेना ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं आते, और वो आते भी हैं तो 10th वालों का जब अप्रैल में रिजल्ट आता है, उसके बाद उनका ध्यान जाता है, 25 अप्रैल के बाद उनका ध्यान जाता है, क्लासेस जाना चाहिए। फिर जाते जाते उनका पूरा मई ऐसे ही चला जाता है। फिर जुलाई आ जाती है, जुलाई में भी वो 15 जुलाई के आसपास ही उनका स्कूल में आना होता है। तो ऐसे करके उनका जो काम होता है सब पीछे ही रह जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ कि बच्चे एक बार सुन लेंगे तो उनके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। इजी हो जाता है, मेक इजी। इससे क्या होती है चीजें, अगर हम किसी का सुन लेते हैं कराया हुआ अकॉर्डिंग टू अवर क्लास या योर क्लास, के चीजें सरल हो जाती हैं, जो हमें समझने में आसानी होती है। तो आप लोगों के लिए भी मुझे यही करना है कि सिविक्स को इजी बनाना है। ये मैंने एक तरह से अपना प्रण लिया है कि मैं सिविक्स को मेक इजी। लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, सिविक्स बहुत टफ है, मार्क्स नहीं आएंगे, कम आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी चीज पर अगर बारीकी से पढ़ाई करेंगे तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे दिलवाएगा, और साथ ही साथ सिविक्स में तो इतनी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पूरा एक तरह से बेस है हर चीज का, जहां से राजनीतिक व्यवस्था तो वो चीज है जहां से हर चीज आगे बढ़ती है।
ठीक है। जिसका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होता है उसका इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा होगा, मतलब कहने का मतलब डिसीजंस उसके अच्छे होंगे। और डिसीजन मेकिंग किस में आएगा, आपका पॉलिटिकल सिस्टम में आएगा, या आप कहें राजनीतिक जो सिद्धांत है उन्हीं में आएगा। तो सब कुछ अच्छा होता है। तो उस चीज को थोड़ा सरल बनाना मेरे पढ़ाने का, मेरी टीचिंग का उद्देश्य है। तो आप लोग, जिससे कि आप लोगों को इंटरेस्ट भी जगे और सरल तरीके से आप चीजों को समझ सकें। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर, चूंकि मैं इसका सिलेबस अभी मैंने बोल ही दिया है, सेकंड खा में आएगा, जैसे स्वतंत्र राजनीतिक सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, और चौथा चैप्टर है आपका न्याय। पांचवा चैप्टर उसमें अधिकार है, सामाजिक अधिकार, सॉरी अधिकार का चैप्टर है। तो हम उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अधिकार का, कि व्हाट इज राइट, राइट क्या है, एंड इनके क्या, इनके प्रकार हैं, क्या काइंड्स हैं इनके, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आगे वाला चैप्टर जो है नागरिकता का आता है, राष्ट्रवाद का आता है, धर्मनिरपेक्षता का आता है। तो ये सारे ही बहुत अच्छे टॉपिक्स है। इनके बाद, इन्हें पढ़ने के बाद हमारा एक कहते हैं ना व्यू बनता है, हमारे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो विशेषता है उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है। एक व्यू बनता है कि हम इस समझ सकते हैं। जब तक हमने धर्मनिरपेक्षता को नहीं पढ़ा होगा तो हम भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को, कि भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, तो इसको हम कैसे समझ पाएंगे जब हमें इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो इसे हम आगे वाले चैप्टर, जब भी वीडियोस बनेंगे उनमें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल हम संविधान, आज जो मेरा टॉपिक है, उद्देश्य है टॉपिक को पढ़ाने का, कि संविधान को समझना, कि संविधान है क्या, संविधान क्या है। तो संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारतीयों हम लोगों ने क्या पाई, स्वतंत्रता पाई। अंग्रेजों के साथ ये 150 वर्षों का हमारा जो संघर्ष का इतिहास रहा, उससे पहले का भी, मगर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमें जो है एक तरह से 1857 से अगर हम मानते हैं तो 1947 में जाकर के हमको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जबकि हमारी जो लड़ाई 1757 के प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो गई थी। ठीक है। समझ में आ गया था यहाँ भारत के लोगों को कि ये जो अंग्रेजी जो भी आ रहा है, हस्तक्षेप करने के लिए कंपनी आ रही है, और धीरे धीरे उसने यहाँ की राजनीतिक सत्ता को हथिया लिया, कि ये किसी न किसी दिन भारत की सारी राजनीतिक सत्ता को हत्या लेगी। तो छोटे मोटे स्तर पर स्टार्टिंग से ही 1757 से ही, प्लासी के युद्ध से ही जो है इसके विरोध में कुछ न कुछ विद्रोह वगैरह जो है जनमानस में ऐसी जागृति आती रही। फिलहाल हम लोग संविधान के बारे में, जो कि हमें बहुत संघर्षों के बाद ये संविधान बनाने का भारत को एक मौका मिला, अपने देश की व्यवस्था को संभालने का मौका मिला, अपने देश के लिए जो भी राजनीतिक सिद्धांत करने का एक मौका मिला, उसे हम पढ़ते हैं, एक संविधान के रूप में हमारे सामने आया। ठीक है। संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश के नियमों व कानूनों का वह दस्तावेज है जिसके आधार पर उस देश का शासन चलता है। क्या चलता है, शासन चलता है। किसी भी देश के नियमों व कानून जिसमें भी संग्रहित किए जाते हैं, उस एक तरह से एक किताब होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है उस देश के नियम और कानून। आपको दो कीवर्ड पकड़ने, एक नियम करना है, दूसरा कानून को पकड़ना है, और तीसरा कीवर्ड आपका दस्तावेज होगा। आपको ये 2 लाइनें एज इट इज याद हो जाएंगी, एज इट इज समझ में आ जाएंगी, दिमाग में भी बैठ जाएंगी। नियमों व कानूनों का दस्तावेज। ठीक है। क्या होता है, नियमों व कानूनों का दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश के शासन चलता है, जिसमें राज्य व नागरिक दोनों के अधिकार तथा कर्तव्य, किसके, राज्य के भी अधिकार दे रखे होते हैं और नागरिकों के भी अधिकार दे रखे होते हैं। दोनों के अधिकार और कर्तव्य दोनों ही समाहित होते हैं, इसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई संविधान। फिर संविधान की, जैसे आता है कि प्रश्न, संविधान की हमें क्यों आवश्यकता होती है, संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कि संविधान किस मतलब क्यों होना चाहिए संविधान।
देखिए, संविधान वह कड़ी होता है जो तालमेल बिठाता है। संविधान जो भी हमारे जितने भी हमारे समाज में वर्ग है, जाति है और जितने भी संप्रदाय हैं, सबके बीच में कौन कड़ी का काम करता है? एक संविधान करता है, क्योंकि हमने सबके बारे में उसमें लिखे रखा है हमारे संविधान में, डॉक्यूमेंट में। हमें कहीं दूसरी जगह कुछ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान से हम सब शासित हो रहे हैं। तो क्या करता है? ये लोगों के बीच, नागरिकों के बीच तालमेल बढ़ाता है। ठीक है, शासन सत्ता के बीच और नागरिकों के बीच क्या करता है? संबंध निर्धारित करता है। देखिए, संविधान में ही ये लिखा होता है कि एक देश के नागरिकों के बीच और शासन के बीच कैसा संबंध होगा। देखिए, अगर वहां तानाशाही है तो संविधान का तो कोई मतलब ही नहीं होता। वहां संविधान भी वहीं पाया जाएगा जहां लोकतांत्रिक चीजें होंगी। तो क्योंकि जनता की तो वहीं सुनी जाएगी जहां कोई संविधान गढ़ने वाला होगा या लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। तो संविधान गढ़ने का अधिकार कहाँ मिलेगा? लोकतंत्र में ही मिलेगा। पर हम जैसे क्या शासन का स्वरूप क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? संविधान से पता चलेगा। ठीक है, भारत एक प्रभुत्व समाज, जैसे भारत के बारे में, हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं? जो हमारी प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये टर्म्स हमने कहाँ लिख रखे हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। भारत समाजवादी होगा, कहाँ लिखा है? संविधान में। भारत पंथ निरपेक्ष होगा या धर्म निरपेक्ष होगा, कहाँ लिखा है? संविधान में। ठीक है, भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न, मतलब आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र है। हम कहाँ देखेंगे? कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है। तो ये जो कैसी वहां शासन व्यवस्था है, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कहाँ लिखा है? लोकतंत्र शब्द, गणराज्य शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है? संविधान में हुआ है। ठीक है, तो किसी भी देश के स्वरूप को जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? संविधान में जानना पड़ेगा। संविधान को हमें समझना होगा। ठीक है, संविधान निर्धारित करता है किसी भी देश के नागरिकों का और शासकों का क्या स्वरूप है, शासन और नागरिक का क्या आपस में तालमेल है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? संविधान से पता चलेगा। ये हमारे संविधान की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करता है कि देखिए, निर्णय लेने की शक्ति जनता में निहित है या किसी शासक को या किसी कहते हैं ना शक्तिशाली वर्ग में निहित है या फिर शासकों की किसी समूह में निहित है। ये या बहुमत का शासन है, कैसा शासन है वहां पर। तो निर्णय लेने की शक्ति कहाँ निहित है, ये हमें कैसे पता चलेगा? संविधान से पता चलेगा। निर्णय जनता ले रही है, जनता निर्णय ले रही है, या वहां कोई कुछ लोगों का समूह जो है क्या ले रहा है? निर्णय ले रहा है। सीमित लोगों तक निर्णय जो है वहां पर सीमित है, मतलब सीमित लोगों तक निर्णय लिया जा रहा है या फिर पूरी जनता के द्वारा लिया जा रहा है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? संविधान से पता चलेगा। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ निर्णय कौन लेती है? जनता लेती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कहाँ भेजती है? संसद में भेजती है। और कहाँ भेजती है? विधानमंडल में भेजती है। तो संसद और विधानमंडल जो कानून निर्माण की जो संस्थाएं हैं, ये इनमें जो भी जाते हैं निर्णय करने के लिए, निर्णय लेने की शक्ति इनमें निहित है। वो कौन है? जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता उनको चुन करके भेजती है, एक निश्चित अवधि के लिए भेजती है। अगर वो किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी होती है तो जनता उनको वापस भी बुला लेती है। आप लोग देख ही रहे होंगे लोकसभा या फिर विधानसभाओं में किस तरीके से हमारे जो सांसद हैं वो जाते हैं चुन करके, या विधानसभा के जो सदस्य हैं किस तरीके से, जो विधायक होते हैं वो चुन करके जाते हैं। और अगर कुछ दिक्कतें होती हैं या गड़बड़ियां आती हैं, अगर उनका कोई भी कार्य ठीक नहीं है, उनकी नीतियां ठीक नहीं है, तो उनको वापस भी बुला लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देख सकते हो आप, जैसे मैं नाम लेने से परहेज करूंगी, या अपनी जो एक एग्जाम है जो अभी बहुत हाईलाइट चल रहा है, जिसमें गड़बड़ी बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो किस तरीके से शिक्षा मंत्री जी को वापस बुला लिया गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जनता का निर्णय ही मान्य है। वो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से टीवी वगैरह पर अपने या मोबाइल पर, किस तरीके से जनता में पावर होती है लोकतंत्र में। ठीक है, बदलने की क्या कहते हैं, सत्ता को भी बदल देती है जनता की शक्ति। तो आगे नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अपने टॉपिक पे ही आना चाहूंगी। देखिए, फिर ये हमारा संविधान का अर्थ हो गया। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का पर्याय है। ठीक है,
देखिए हमारे देश का जो संविधान है वो कब बनकर के तैयार हुआ, ये प्रश्न आता है। आप टू द पॉइंट आइएगा। तो हमारा जो संविधान है वो प्रश्न आ जाए तो 26 नवंबर 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो रहा है। अगर प्रश्न आ जाए कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। ये देखिए डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ ध्यान रखिए। जो बच्चे बारीकी से 10th क्लास तक एसएसटी आप पढ़ते बेशक हैं, अगर आपने 10th क्लास तक की एसएसटी में जो सिविक्स होता है, नागरिक शास्त्र होता है, सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा है और रट्टाफिकेशन के साथ पढ़ा है, तो फिर ये चीजें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे, हो सकता है कि आपको विकल्प में मिल जाए तो सही टिक भी लगा लें, पर आपको यहाँ अंतर नहीं समझ में आ पाएगा। कितना समय लगा? देखिए संविधान कब बनके तैयार हुआ भारत का? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितना धन खर्च हुआ, ये भी प्रश्न है आपके। चूंकि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे सारे संबंधित चीजें आपके इसमें संविधान वाले में आएंगी। तो 63 लाख कुछ इसमें जो है धन खर्च हुआ था। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, ये प्रश्न आ जाता है आपका, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अच्छा, प्रश्न आता है कि संविधान किसने बनाया? तो अब आप सोचेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बनाया होगा, नहीं। संविधान, जब हमारा ये प्रश्न आता है कि संविधान किसने बनाया, तो संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। आप क्या आंसर पे टिक लगाएंगे? संविधान सभा। संविधान सभा ने संविधान बनाया, भारतीय संविधान बनाया, भारतीय संविधान बनाया। ये बेसिक है। और किस समिति पूछ ली जाती है कि किस समिति ने जो है नहीं, सॉरी, यहां पर जो है आप करेंगे डॉक्टर संविधान सभा के जनक, इसको आप करेंगे संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाया, ठीक है। किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो आपका टिक किस पे लगेगा? संविधान सभा पे आपका टिक लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक प्रश्न यहां से और आता है, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 2 अध्यक्ष बने। तो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ये चीज आप याद रखना। एक्चुअली 9 दिसंबर 1946 में बनते हैं। तो 2 दिन के लिए बनते हैं हमारे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। प्रश्न भी इसी तरीके से आता है, चाहे पीसीएस में प्रश्न आए और चाहे आपका किसी भी क्लास के एग्जाम में आए या फिर किसी भी जीएस पेपर में आए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।